नहीं दे रहा है। अच्छा, पे करूँ क्या? अभी आपकी आंखों को मैं इलाज कर देता हूँ, आपकी आंखों का इलाज ही होगा। अब सही है। देखो, अब हम आपकी आंखों को, तो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 45। आज हम 45 की बात करेंगे, और ये जो 45 है वो शिक्षा के बारे में बात करता है, और इसमें लिखा है पूर्व शिक्षा। पूर्व शिक्षा का मतलब होता है स्कूल जाने से पहले प्री एजुकेशन। इसमें आपको एज पता होनी जरूरी है कि बच्चे की एज 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष कह सकते हैं, आप 6 वर्ष तक कहें, 6 वर्ष तक। और वैसे जो बालक होता है वो 4 वर्ष के बाद स्कूल जाता है। 4 से 6 साल का जो बालक हो, तो जब स्कूल स्टार्ट करता है तो पहले उसको स्कूल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम स्कूल की ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग का नाम क्या है? पूर्व शिक्षा। अगर बालक सरकारी स्कूल में जाता है तो पहले वो आंगनबाड़ी जाएगा। आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा, गांव में आंगनबाड़ी एक महिला द्वारा संचालित होती है। और अगर बालक प्राइवेट स्कूल जाता है तो फिर वो स्कूल के अंदर ही व्यवस्था होती है, प्ले ग्रुप बोलते हैं उसको। तो प्ले ग्रुप में होता है 2 साल तक का ट्रेनिंग, और इसी प्रकार से आंगनबाड़ी में भी 2 साल का ट्रेनिंग होता है। ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है बच्चे का, उसको हम पूर्व शिक्षा कहते हैं। ये अनुच्छेद 45 के अंदर लिखा हुआ है। और अब इसका प्रावधान संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो इसका अनुच्छेद संविधान संशोधन आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 3 जगह परिवर्तन संविधान में बने, और ये तीनों के तीनों परिवर्तन शिक्षा से संबंधित थे। एक शिक्षा का अधिकार मिला, एक शिक्षा से संबंधित कर्तव्य, और एक नीति निर्देश। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में पूर्व शिक्षा लिखा गया, अनुच्छेद 51A में एक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्षीय बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। और 45 में पूर्व शिक्षा शब्द जोड़ा गया कि बच्चे को स्कूल जाने से पहले पूर्व शिक्षा दी जाए। और 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया, और इसमें लिखा कि 6 से 14 वर्षीय बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 45, और 45 से जुड़ा हुआ है 86वां संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन की हमने सारी बातें एक साथ कर ली। तो अब देखो, ये तो हो गया 45 का काम। उसके बाद में हम 46 की बात करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद आता है 6, और अनुच्छेद 46 जो है वो SC ST और दुर्बल वर्गों के बारे में है। दुर्बल वर्ग, SC ST और दुर्बल वर्ग, और इनके शिक्षा के बारे में, और ये आर्थिक आर्थिक ये बात लिखी हुई अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके आर्थिक हितों में सुधार कीजिए। सरकार ने, आपने देखा होगा, आरक्षण दिया, रिजर्वेशन, SC ST को रिजर्वेशन दिया है, इनको स्कॉलरशिप मिलती है हायर एजुकेशन। तो ये सारा का सारा अनुच्छेद 46 के आधार पर मिला हुआ है। तो 46 को मान के चलना
यहाँ पर जो है दुर्बल वर्गों और कमजोर वर्गों की शिक्षा है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद आएगा अपना अनुच्छेद 47, देश के पूरे नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के बारे में। एक जो नागरिक है उसका लिविंग स्टैंडर्ड लगातार ग्रोथ वाला होना चाहिए, डाउन वाला नहीं होना चाहिए। आज आपके पास जो सुविधाएं हैं, आने वाले दिनों में ये सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ऐसा कहता है अनुच्छेद 47। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, इसमें लिखा है नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार करें। तो एक बात तो इसमें यह होगी कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के बारे में, और दूसरी बात इसमें यह होगी जब हम स्वास्थ्य का सुधार करते हैं तो नशीली दवाओं पर रोक लगाते हैं। नशीली दवाओं और मदिरा, मदिरा क्या होती है, इन पर रोक लगाए। क्या रोक लग गई? हाँ, कोरोना में उन्होंने कहा कि ये कोरोना की दवाई है, ये कोरोना भाग जाएगा। देखो, शराबी जो होता है ना, शराबी, तो आप कितना भी बोल दो भाई साहब ये शराब नुकसान करती है, आपको क्या पता नुकसान करती है। आप जो टेबलेट लेते हो उसमें शराब नहीं होती, एल्कोहल उसमें भी होती है। टेबलेट लेनी छोड़ दे, दवाई लेना छोड़ दे, शराब के बिना तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये शराब क्या है, हम जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसके अंदर भी शराब होती है। आप आटा खाते हो, गेहूं, गेहूं से शराब बन जाती है। तुम लोग कब कब बचोगे हैं? शराब जो है हर जगह है। मतलब कितना अच्छे से वो जस्टिफाई कर देता है एकदम बता देता है कि शराब अच्छी है, मतलब स्वास्थ्य के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में महिलाएं अपने पतियों से, शराबी पतियों से परेशान हो गई, और महिलाओं ने कहा कि इनकी शराब कैसे छुड़ाएं। और शहर में एक जाने माने डॉक्टर साहब थे और जो शराब छुड़ाने में माहिर थे, और पूरे देश में उनकी चर्चाएं होती थी कि ऐसा डॉक्टर है जो किसी भी व्यक्ति की शराब जो है चुटकी में छुड़ा देता है। अब ये महिलाएं जो है पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर साहब के पास पहुंची और डॉक्टर साहब को बोली कि डॉक्टर साहब हमारे जो पति है बड़े शराबी है, आप एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे गांव में करो और ये शराब उनकी। कहा कि ये तो मेरा चुटकी काम है, कैसे छोड़ा, मान जाएगा आपकी फीस। महिलाओं ने पैसा इकट्ठा कर पहुंच गए और गांव में सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम रखा, हॉल भरा, और वो रागी शराबियों को खर्च भर गए। और डॉक्टर साहब जो है आगे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। शराब हमारे किडनी खराब कर देती, खराब कर देती, खराब कर देती, आर्थिक पैसे की बर्बादी है, इज्जत खराब होती है समाज में। आपको पता है शराबियों को दे रहे, चलो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। डॉक्टर आ ही नहीं रहा है, हाँ हाँ कर रहे हैं। अरे समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? हाँ आ रही है। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि दूसरा तरीका अपना, लेक्चर से काम नहीं चलता। तो डॉक्टर ने 2 गिलास मंगाए, एक में सादा पानी भरा हुआ कांच के 2 गिलास और एक में शराब डाल दी और टेबल के ऊपर रख दिया। आप देखते रहना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं शराब का। आज के बाद आपकी शराब से नफरत हो रहना। और 2 गिलास कांच के रखे टेबल के ऊपर, एक कीड़ा लेकर आए डॉक्टर, अपने डिब्बी में डालकर लाया था शहर से, और उस कीड़े को, लट होती है लट, पानी वाले गिलास में डाला तो वो कीड़ा ऊपर ऐसे तैरने लगा। उसके बाद में उसी कीड़े को उठाकर शराब वाले गिलास में डाला तो उस कीड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर ने देखा देखा देखा, पता लगा आपको शराब हमारे शरीर में कितना नुकसान करती है। अब तो आपको समझ में आया होगा। एक कोने में बैठा शराबी बोला, हाँ मेरे समझ आ गया, हाँ शाबाश बेटा, खड़ा होकर बताओ। तो उसने कहा कि इससे मुझे ये समझ आया, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि शराबी को आप कितना भी कह दोगे ना कि शराब नुकसान करती है, वो कहेगा आपको क्या पता, आपने देखा है कि अंदर जाकर नुकसान, हमें तो फायदा ही करती है के बाद में। तो इसलिए क्या है कि मदिरा के ऊपर रोक लगाना पॉसिबल नहीं है। गुजरात में मदिरा पर रोक है, शराब के ऊपर, बिहार में है। हाँ, इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं है। आप देखो, जीएसटी जिसके ऊपर नहीं है ना, जैसे अपने पेट्रोल डीजल है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, और शराब के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो यहां सरकार को पूरा मौका मिल जाता है कि आप दबा कर टैक्स लगा दो, क्योंकि जीएसटी की एक लिमिट है, उससे लिमिट से बाहर आप नहीं कर सकते। लिमिट से ज्यादा अगर आप टैक्स लगाते हो तो फिर वो जीएसटी कानून का उल्लंघन है। लेकिन यहां पर जो है 200-200% तक टैक्स लगता है। एक शराब की बोतल मान लो कि 25 रुपए की बनती है और उसको 250-300 रुपए तक बेच दिया जाता है। सरकार को कितना पैसा, रेवेन्यू, यानी कि जो शराब पीते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए, एक गांधीवादी विचारधारा है। गांधी ने कहा था कि समाज को अगर सुधारना है तो इन शराबियों को सुधार दो। तो यहां पर इसको हम कहते हैं गांधीवादी विचारधारा। ये विचार है गांधी जी का, शराब के ऊपर रोक लगाना। तो अनुच्छेद 47 देखो, इसमें दो तीन चीजें हैं कि आपका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपकी अर्थव्यवस्था, परचेजिंग पावर अच्छी होगी, तो आप अच्छी चीज को खरीद पाओगे, अपने जीवन, बच्चों को दे पाओगे, तो जीवन अपने आप सुधरेगा। शराब के ऊपर रोक लगाओगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसा बचेगा और इज्जत बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा और स्वास्थ्य भी। तो इस प्रकार से 47 हमारे जीवन स्तर को सुधारता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 48, आर्टिकल, अनुच्छेद 48 जो है वो कह रहा है, एक तो कृषि की बात कर रहा है, एक पशुपालन की बात कर रहा है। कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें। कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है? वैज्ञानिक विधि अपनाए, मतलब हाँ, नस्लों में सुधार करें। वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि नस्ल सुधार करें। और कृषि है, यहाँ कृषि में कौन सी वैज्ञानिक विधि आएगी? हाँ, टेक्नोलॉजी, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाए। पशुपालन में भी तो टेक्नोलॉजी आ सकती है। अब यहां पर यह कह रहा है कि जो भारत है, उस भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दो क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त करती है। कृषि और पशुपालन के ऊपर टिकी हुई है भारत की अर्थव्यवस्था। आपने देखा होगा कोविड में सब कुछ धराशायी हो गया था, लेकिन कृषि और पशुपालन वैसे ही चल रहा और देश की सरकार को इसका बड़ा फायदा मिला। तो हमारी अर्थव्यवस्था का ये आधार है, और जब आधार यही है तो सुधार करो ना। आप बैंकिंग सेक्टर में, आप औद्योगिक क्षेत्र में, आप खनन में इतना सारा पैसा लगा रहे हो, सुधार कर रहे हो, लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार ये है तो इसको सुधार करना चाहिए। तो सरकार ने किया भी है यहाँ पर सुधार। अब सरकार ने जो सुधार किया है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक कृषि वैज्ञानिक मिले हमें, MS स्वामीनाथन, हमारे देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन। इस व्यक्ति ने पहली बार बताया सरकार को, देश में कृषि भूमि का और मेहनत करने वाले किसानों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो उनकी गाइडलाइन की कमी है, उनको गाइड करने वाली चीजें पास में, मशीनें और उपकरण और आधुनिक चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजी उसके पास में नहीं है। तो अब सरकार ने कहा कि बताओ क्या करें, फिर इस टेक्नोलॉजी को कैसे लाएं। तो स्वामीनाथन ने बताया कि आप जो है कृषि में मशीनों का इस्तेमाल करें। किसान आज भी बैल और ऊंट से हल जोत रहा है, उसके पास मशीन होनी चाहिए। आज भी किसान जो है बारिश के ऊपर निर्भर है, वो वर्षा का इंतजार करता है कि बारिश होगी तब अनाज का उत्पादन होगा। इंतजार क्यों करें?
जमीन के नीचे पानी के भंडार है, जमीन के अंदर से पानी निकालो। उस समय वो टेक्नोलॉजी आई थी जो ट्यूबवेल वाली टेक्नोलॉजी है, जमीन के अंदर से खोद कर पानी निकालने का। पहले के किसान जो है कुएं खोदते थे, आपको पता होगा, और एक कुआं खोदने में उनको 2-2 3-3 साल लग जाते थे, और फिर वो कुएं ज्यादातर पानी पीने के और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये बात हमें पता तो लगी कि जमीन के नीचे पानी के बड़े भंडार हैं। तब ये जो है बोरवेल टेक्नोलॉजी भारत में आई, और उन्होंने इस प्रकार की ट्यूबवेलें बना बनाकर किसानों को बताया कि इस प्रकार से ट्यूबवेल बनाओ और आप मशीनों का इस्तेमाल करके सिंचाई के साधन जुटाओ। ये सरकार ने उनको हेल्प किया। उसके बाद में उन्नत बीज, किसान जो खेत में अनाज होता था उसी को फिर बोता था, लेकिन वो उन्नत नहीं था, उससे अनाज का उत्पादन कम होता था। उन्नत बीज का प्रावधान किया गया और इन किसानों को सस्ते ऋण दिए गए कि आपको मशीनें खरीदनी है, बीज खरीदना है तो सरकार सब्सिडी देगी आपको, और उनका इस्तेमाल करके आप जो है यहां अनाज का उत्पादन बढ़ाएं। अब ये जो प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग कुछ राज्यों में किया है। आज आपको पता होगा कि 1965-66 की बात है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा इसलिए दिया था कि एक तरफ हमारे किसान अनाज का उत्पादन कर रहे हैं और एक तरफ हमारे जवान सीमा पर दुश्मन को हरा रहे हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा भी यहीं से आया था। और ये जो प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग यूपी में हुआ है, ये प्रयोग हरियाणा में हुआ है एक साथ, ये पंजाब में हुआ है और ये राजस्थान में। इन 4 राज्यों में इसका प्रयोग हुआ, तो यहां अनाज का अत्यधिक उत्पादन हुआ। इसमें एक तो था गेहूं और एक था चावल। गेहूं और चावल के ऊपर प्रयोग किया गया कि हम करके देखते हैं कि इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और इसका अत्यधिक उत्पादन हुआ। जब रिजल्ट आया तो इसका बहुत ही ज्यादा उत्पादन हुआ था, इतना उत्पादन कि भारत की धरती ने इतना अनाज कभी नहीं दिया। और जब अत्यधिक उत्पादन हो गया तो हमने इसका नाम रखा हरित क्रांति। इसका नाम क्या रखा? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये हरित क्रांति जो है, क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। एमएस स्वामीनाथन ने वो बातें बताई थी जिनका हमने प्रयोग किया और अनाज का उत्पादन किया, और ये फर्क पड़ा। देखो, एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के बाद में कितना जो है देश में परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन आया कि पहले हम खाद्यान्न आयात करते थे दुनिया के दूसरे देश। भारत की गरीब जनता का पेट भरने के लिए घटिया किस्म का अनाज अमेरिका जैसे देश हमें बेचते थे। जो वहां जानवरों को खिलाया जाता था वो भारत के लोगों को खिलाते थे हमारी सरकार, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्या करेंगे। और अमेरिका तरह तरह के दबाव बनाता, धमकियां भी देता कि अगर बंद कर दिया ना तो भूख से मर जाओगे, देख लेना। मैं कहूँ वैसे वैसे, हाँ ठीक है। उसके बाद में हमने जब ये किया, आज अमेरिका हमारा उत्पादन किया हुआ अनाज खा रहा है, गेहूं खा रहा है। आज हम अमेरिका को अनाज बेच रहे हैं, लेकिन जानवरों ने नहीं, अच्छा वाला जो हम खाते हैं वही अमेरिका को बेचते हैं, दूसरे देश को बेचते हैं। तो आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और अपने देश की जनता का पेट तो भर ही रहा है, और दुनिया में जहां अनाज नहीं होता है उनको भी बेच रहा है। फर्क पड़ा एक अनुच्छेद लागू करने। आज भारत के पास इतना स्टॉक है कि 10 साल तक अगर अकाल पड़ जाए ना लगातार, तो भी देश की जनता भूख से नहीं मर सकती। इतना स्टॉक है। किसानों से सरकार अनाज खरीदती है एमएसपी से, आपने सुना ही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये सारी चीजें इसलिए है देश की जनता का भला किया जा सके, संकट आने पर उनकी की जा सके। तो देखो, एमएस स्वामीनाथन का ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद में फिर पशुपालन पर भी इसको अप्लाई किया गया। सरकार ने देखा कि यहां पर इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो पशुपालन पर भी थोड़ा प्रयोग करके देख लेते हैं।
तो अब सरकार ने देखा कि पशुपालन से संबंधित कोई वैज्ञानिक हमें मिल जाए, और वैज्ञानिक हमें वर्गीस, नाम क्या है, वर्गीस कुरियन, एग्जाम में बार बार पूछा। वर्गीस कुरियन केरल के पशु वैज्ञानिक थे, और इस वर्गीस कुरियन ने सरकार को बताया कि हमारे देश में पशुओं की कमी नहीं है, बड़े बड़े भीमकाय डंगर है यहां पर, लेकिन दूध कोई 1 लीटर, कोई आधा लीटर, कोई 1.5 लीटर, कोई 1.25 लीटर। 2 लीटर दूध तो किसी पशु ने दे दिया तो बड़ी चर्चाएं होती है, और इतने पॉपुलेशन वाले देश में दूध की डिमांड देखो कितनी है, हमें दूध दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो क्या करें कुरियन जी, आप बताओ थोड़ा। तो कुरियन ने हमें बताया कि यहां पर जो पशु है उनकी तो कमी नहीं है, लेकिन नस्लें खराब है उनकी। पशुओं की नस्ल सुधार का अभियान चलाया जाए। चलाओ फिर। उसके बाद में इन पशुओं के लिए उन्नत चारे की व्यवस्था की जाए, उन्नत चारा उनको दिया जाए, पशु आहार अच्छा होना चाहिए, और पशुपालकों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाए जाए। सरकार ये काम कर ले और मैं गारंटी लेता हूं कि दूध की बाढ़ आ जाएगी देश में। वर्गीस कुरियन ने कहा कि अगर दूध की बाढ़ नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब सरकार ने कहा फिर प्रयोग करके बताओ आप। अब वर्गीस कुरियन ने इसका प्रयोग किया। इसका प्रयोग गुजरात से हुआ है 1970 में। प्रयोग कहां पर हुआ है? गुजरात। गुजरात के आनंद क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ है। और नस्लों की सुधार, उस समय दुनिया में उन देशों की गायों की नस्लें मंगाई गई जहां पर गायें बहुत ज्यादा दूध देती थी। न्यूजीलैंड की गाय, अमेरिका की गाय, ऑस्ट्रेलिया की गाय, इनकी नस्लें भारत में मंगवाई गई और भारत की गायों के साथ संकरण करवाया गया, नस्ल सुधार का अभियान चलाया गया। और उसके बाद में जब इनका प्रयोग किया तो वही गायें जो 1-1.5 लीटर दूध दे रही थी, अब वो गाय 40 लीटर दूध दे रही है। ये लोग, और इतना जबरदस्त दुग्ध उत्पादन हुआ देश में, जिसका नाम रखा ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और दूध की बाढ़ आ गई देश। और आज भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो यहां पर दुग्ध उत्पादन हुआ था, और दुग्ध उत्पादन अच्छा वाला हुआ था। और जब दुग्ध उत्पादन हुआ तो इसको हमने एक क्रांति के रूप में लिया, और उस क्रांति को कहते हैं श्वेत क्रांति। ये जो श्वेत क्रांति है, इस श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में अगर दूध का उत्पादन हो रहा है, हालांकि ठीक है, अभी कुछ लोग जो है डिमांड पूरी करने के लिए नकली दूध भी बना रहे हैं। आपको पता है सिंथेटिक मावा बन रहा है और नकली दूध बन रहा है, पाम ऑयल से दूध बन जाता है। तो इस प्रकार के केमिकल आ गए हैं कि आप उनको मिक्स करके आप कितना भी पानी डाल दो, दूध की तरह ही नजर आए। और थोड़ा सा उसमें ये खुशबू डाल दो, थोड़ा सा पाउडर डाल दो, और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद में कोई पता नहीं लगा सकता कि असली है या नकली। ये देखो, मोबाइल आया तो उसके पास इसके मिसयूज भी आए हैं, दूध आए तो इसके भी तरीके लोगों ने निकाले हैं। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, और सरकार के अधिकारी इसमें लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं आप कार्रवाई भी हो रही है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 48 था और 48 में इतना सारा परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 50, आर्टिकल। और अनुच्छेद 49 में लिखा है, देश में राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। क्यों करें? क्या मिलेगा इनका संरक्षण करने से? सोचने वाली बात है। स्टूडेंट को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है?
अब मैं आप में से पूछूंगा कि जिन जिन के इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है या कॉलेज में, उनसे एक सवाल पूछा जाएगा, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है स्टूडेंट? चलिए हाथ खड़ा करें जिनका सब्जेक्ट इतिहास रहा है। आज हाथ कम ही खड़ा करें। तो आप बताएं, इतिहास पढ़ाने के पीछे, अतीत को जानने के लिए आप बताएं इतिहास क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, अतीत को जानने से क्या मिलेगा? कोई फायदा होगा क्या? उस समय क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है? तो इतिहास नहीं रहा है, आपका भी इतिहास रहा है अतीत को। तो अब आप ध्यान से सुन लें, स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाने के कारण क्या होता है। इतिहास को पढ़ाने का कारण होता है स्टूडेंट की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना, क्रिएटिविटी बढ़ाना। क्योंकि इतिहास में दो घटनाओं को कंपेयर करता है, दो समाज को, दो सरकारों को, अलग अलग व्यवस्थाओं को कंपेयर करता है और फिर वो उसमें कमियां निकालता है। आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ता है स्टूडेंट और वैदिक सभ्यता पढ़ता है, दोनों में अंतर करता है। ये अंतर क्यों है? सिंधु सभ्यता पुरानी थी, एडवांस थी और अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा थी उनके पास, और वैदिक सभ्यता नई थी लेकिन पिछड़ी हुई थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इनके पीछे वो कारण तलाशता है कि कारण क्या हो रहा। उसके बाद में फिर वो मगध का साम्राज्य पढ़ता है और साम्राज्यों का वो निर्माण देखता है कि साम्राज्य कैसे बने, राजा कैसे बने। और ये सब देखते देखते वो देखता है कि भारत के ऊपर आक्रमण भी हुए, आक्रमण हुए तो समाज ने क्या रिएक्ट किया, हमारी सरकारों ने किस प्रकार से युद्ध लड़े, हथियार कैसे बनाए। आज हम है आज जो हम देख रहे हैं, पिछले 500 सालों से कंपेयर करो आज को, आपको फर्क नजर आएगा। अच्छा, आज हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, एयर कंडीशन, लाइट है, इंटरनेट है। आज से 500 साल पहले इस देश में औरंगजेब का शासन था और उस औरंगजेब को कोई ये बताता, औरंगजेब जी मैं आपको बात बताऊं, हाँ बता बेटा, कि आज से 500 साल के बाद कि आपके भारत में लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें दूर बैठे बिना किसी तार के हवा के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर तक वो बात कर पाए और उसका चित्र भी देख पाए। क्या बोला, क्या बोला, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। इसको उठा लो, इसको उठा लो, ले जाओ, लटका दो। एक सम्राट के सामने बेहूदी बात कर रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आज हो गया ये। 500 साल पहले अगर इसी के बारे में सोचते, एक मोबाइल आएगा, गाड़ी आएगी, तो क्या पॉसिबल था? और मैं आज आपको अगर बता दूं कि 500 साल के बाद में क्या होने वाला है, तो आप क्या भरोसा करेंगे? 1% भी नहीं करेंगे। मेरे ऊपर करोगे तो फिर बता ही दूं, 500 साल के बाद जन्म लेने वाला इंसान मरेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्या है मैं बताऊं? मरेंगे नहीं तो फिर रहेंगे क्या? जनसंख्या बढ़ जाएगी। 500 साल के बाद जो इंसान जन्म लेगा वो मरेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग स्टार्ट हो रही है। ह्यूमन क्लोन का मतलब जानते हैं आप? ह्यूमन क्लोन कि आपके बॉडी का पार्ट जैसा जैसी फोटोकॉपी, आपकी फोटोकॉपी। आपको पता है अभी 3,500 बच्चे अमेरिका में लेब में तैयार हो रहे हैं और उनका आईक्यू कितना होगा, आईक्यू यानी कि दिमाग मेमोरी पावर कितनी होगी, वो हमारे वैज्ञानिक सेट कर रहे हैं कि इनका आईक्यू हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और वो फिर रिसर्च करेंगे, वो पता लगाएंगे, रहस्यों को उजागर करेंगे। हमने जो रहस्य उजागर किए ना, ये मोबाइल, इंटरनेट, एरोप्लेन, हाइपरलूप, ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो रहस्य तो अभी छिपे हुए हैं इंसान के दिमाग के अंदर। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक इंसान की उत्पत्ति एक अदृश्य कण से होती है। इस इंसान की उत्पत्ति एक अदृश्य कण से होती है। इतना सूक्ष्म होता है वो कण जिसको हम नंगी आंखों देख ही नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होता है। और उस कण के अंदर हजारों इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है। इतना छोटा कण, हजारों लाखों इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है कि इससे बनने वाला इंसान कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके बाल कितने होंगे और कितनी उम्र के बाद उसके बाल उड़ेंगे, और हाथों की लंबाई क्या होगी और अंगुलियां कहां पर आएगी, नाखून कहां होंगे उसके, आंखें कितनी होगी और किस एंगल से होगी,
नाक की साइज, होठ की, कान की, ये सारा का सारा उस कण के अंदर इंफॉर्मेशन, इतना सा भी हम चेंज नहीं कर सकते, और वैसा ही वो इंसान बनता है। अब ये जो कण है, ये इस मस्तिष्क में द्विगुणित होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से द्विगुणित होते हैं, और करोड़ों की तादाद में इस मस्तिष्क के अंदर है वो। और एक छोटे से कण का प्रस्फुटन होता है और एक नया आविष्कार हो जाता है। सब कुछ इस मिट्टी के अंदर है, कितनी सुविधाएं हमने इस मिट्टी में से निकाली है। अब सारा रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन तलाशने की जरूरत है हमें, और तलाशने के लिए इंसान का दिमाग चाहिए। और अब जो इंसान, देखो हम उन्हीं का आविष्कार करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें पंखे की, एसी की आवश्यकता पड़ी ना, तभी आविष्कार किया हमने, फालतू में नहीं किया। पेन इसलिए बनाया क्योंकि जरूरत पड़ी हमें। तो अब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, इंसान जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ह्यूमन क्लोन तैयार हो रहे हैं। ह्यूमन क्लोन का मतलब है कि आपकी आंख की फोटोकॉपी आप सेव करके रख सकते हो, और जब भी किसी व्यक्ति की आंख खराब हो जाए, आंख बेकार हो जाए, रोशनी चली जाए, तो सीधा डाउनलोड किया, डॉक्टर को बोला ये लगा दो, मेरी आंख है ये। किसी का हाथ कट गया, हाथ की फोटोकॉपी, ये लो हाथ आ गया। किडनी फेल होगी, ये लो आपकी किडनी। कुछ भी बॉडी का पार्ट आप लगा सकते हो, जब लगा दिया, भौतिक शरीर हमारा हमेशा मेंटेन। गप्पा मारो गुरुजी, ऐसा कभी हो सकता है? तो अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर औरंगजेब को कोई ये बात बोल देता कि मोबाइल आएगा, तो वो भी स्वीकार नहीं करता। और आपको मैं बोल रहा हूं, देखो हम विश्वास तभी करते हैं जब हमें कुछ फैक्ट मिलते हैं, उसके थोड़े बहुत फैक्ट। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, आप देखो नैनो टेक्नोलॉजी, बॉडी के अंदर कैमरा घुस गया, इतना छोटा कैमरा कि देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई मिट्टी का दाना होगा। इतना छोटा कैमरा बॉडी के अंदर जाता है, एंजियोग्राफी का नाम सुना आपने, और बॉडी का पूरा जो पिक्चर टीवी पे दिखा देता है। सब क्या, नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी ही कमाल करने वाली है। तो इतिहास इसलिए पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़कर हम अपने जीवन को और आसान और लग्जरियस लाइफ हम बनाते हैं। जितनी भी आज सारी सुविधाएं हैं, वो इसीलिए है कि हमने कंपेयर किया है। चलिए, तो ये तो ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं, हम अनुच्छेद 50 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 50 कहता है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का क्या करें, इनको अलग अलग रखें। अगर व्यवस्था को बेहतर चलाना है तो इनका हमेशा पृथक्करण करके रखें। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, दूर दूर रखें। न्यायपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। ये लोकल गवर्नमेंट की, जिला स्तर की बात कर रहा है कि वहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका मिक्स हो रही है। आपको पता है जो कलेक्टर होता है उसको मजिस्ट्रेट, एसडीएम को पावर है, मजिस्ट्रेट एक जज होता है। तो कलेक्टर एक कार्यपालिका का आदमी है और न्यायपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ऐसा मत करो, आप न्यायपालिका काम न्यायपालिका को करने दो, कार्यपालिका से मत करो, जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देश की सिस्टम व्यवस्था बनी हुई है, वो प्रभावित होगी। बाकी सरकारें कोशिश कर रही है, बड़े लेवल पर तो अलग अलग है, केंद्र सरकार में अलग है बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय सरकार अलग है, न्यायिका अलग है, राज्यों में भी अलग है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में ये थोड़ी सी समस्या है, तो आने वाले टाइम में दे। तो ये था अनुच्छेद 50, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है, और बाद में नीति निर्देश का अंतिम 51, और इसमें लिखा है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना अंतरराष्ट्रीय शांति।
अगर अंतरराष्ट्रीय शांति होगी तभी हम उनसे अपना काम कर। अगर दो देश कहीं भी युद्ध लड़ रहे हैं तो भारत के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए युद्ध कहीं होना नहीं चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और भारत की जो विदेश नीति है उसमें युद्ध की नीति में तो लिखा है कि हम पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम युद्ध शुरुआत हम नहीं करेंगे, शुरुआत सामने वाले करेगा, उसके बाद हम अपने आप को बचाने के लिए लड़ेंगे। तो ये भारत की युद्ध नीति है, शांति की। वसुधैव कुटुंबकम। और हमारा देश दुनिया का सबसे शांति प्रिय श्रेणी में आता है, और इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो सफेद पट्टी है वो शांति का। अशोक के शिलालेखों में शांति का संदेश दिया है पड़ोसी राजाओं को। और अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा है कि इस देव नाम प्रिय सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया है और शांति की राह पर चल पड़ा है। लेकिन दुश्मन और हमारे पड़ोसी इसको हमारी कमजोरी नहीं समझे। अगर आपने ये समझा कि कमजोरी के कारण इन्होंने शांति अपनाई है तो हम तलवार उठा सकते हैं। आज भी हमारी सरकार की यही नीति है, सम्राट अशोक की थी। हमारे अंदर जीन आया कहां से? 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता लोग थे, वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने शांति का संदेश। व्यापार करो, दुनिया को चीजें बेचो, बेचना सीखो, और जितना ज्यादा व्यापार करोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे और अपनी लाइफस्टाइल सुधरेगी। और आज हमारे देश में इतने दुनिया के सबसे ज्यादा व्यापारी रहते हैं। व्यापार करने वाला जीन कहां से है? वहीं से तो आया है। आज आप अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता में ऐसे ऐसे क्षेत्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, 5000 साल पुरानी बात है ये। 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस में ये सुविधा नहीं थी जितनी 5000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। इतनी अच्छी सड़कें, इतनी कॉलोनी, व्यवस्थित रूप से मकान, और सब कुछ व्यवस्था, साफ सफाई की, लाइटिंग की, और पढ़ाई लिखाई होती थी, व्यापार करते थे, और एक वेल सेटल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ये व्यापार के कारण आता है। और कहीं भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य मिलना युद्ध का प्रतीक है, घोड़ा युद्ध का संकेत है। तो यहां पर भारतीयों की जीन के अंदर व्यापार तो है, और व्यापार के कारण ही आपकी इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है। आज दुनिया तेजी से ग्रोथ कर रही है क्योंकि हम बेचने में। तो इसी से शांति स्थापित होती है। हमारी विदेश नीति में भी शांति का पैगाम दिया गया है। चलिए, तो अब इनको हम लिखेंगे। तो आप नोटबुक ओपन कर लें।